कनेक्टिव चल रहे थे दोस्तों हमारे, कोशिश करूंगा आज पूरे हो जाए, कुछ एक आध रह जाएगा तो उसको कल ले लेंगे। 2 से 3 दिन का या लगभग 2 to 3 आवर्स का ये सेशन होता है। कनेक्टिव्स में जोड़ियों का पूरा खेल है, एक शब्द को देखते हुए हमें दूसरे वर्ड को लेना होता है। कंजंक्शंस, जोड़ने वाला शब्द। कंजंक्शन यानी कनेक्टिव, कनेक्टिव यानी कंजक्ट करने वाला वर्ड या वर्ड्स जो किसी वाक्य को ऐड करे, उस वाक्य को जोड़ने का काम करे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की सेशन की तरफ। और सेल्डम, चलो इससे मैं शुरुआत करता हूं। सेल्डम के साथ अगर हम बात करें कनेक्टिव, इफ एवर या और नेवर। आपका जो लेवल है, आपका जो स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत आसान कनेक्टिव जाता है। एरर डिटेक्शन में कनेक्टिव आता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। और बस यही आपका लेवल एक्चुअली नॉट ओनली बट ऑल्सो में आएगा, तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर आएगा, है ना। छोटे क्लास में जब नॉट ओनली बट ऑल्सो देखते हैं तो नॉट ओनली देखिए, बच्चों से पूछते हैं अब क्या आएगा, तो कहते हैं बट ऑल्सो, उनके 1 नंबर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं है। सेल्डम एक एडवर्ब है, हमें सूचक एडवर्ब जो आप लोगों ने टेंस में पढ़ी है, इसकी हिंदी होती है कभी कभार, अक्सर हम कह सकते हैं इसको, कभी कभार, अक्सर, प्राय, हिंदी हमारी हो सकती है सेल्डम को लेकर। कभी कभार, अक्सर या प्राय, जो हिंदी आप समझे। उसके साथ इफ एवर या और नेवर का प्रयोग किया जा सकता है। अब एरर के तौर पे यहाँ पे क्या दिया जाता है, देखो, इफ नेवर और एवर, ये आपको एरर नजर आएगा सेंटेंस में अगर सेल्डम के साथ कनेक्टिव दिया गया। इन दोनों पे राइट मार्क करना है, इन दोनों पे क्रॉस करना है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 ही याद करें, इफ एवर और नेवर, बस ये सही है, गलत से आपको मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपने चारों को लर्न करना शुरू किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इफ एवर, इफ नेवर कौन सा सही था। कुछ समय बाद आप भूल जाओगे कि इफ एवर पे राइट था कि इफ नेवर पे राइट था। तो आप ये 2 लर्न कर ले खाली, इफ एवर और नॉट और नेवर। इनके अलावा अगर कोई कनेक्टिव आता है तो वो इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्डम, यहाँ पे इफ एवर आ सकता है, तुरंत इसके बाद यूज किया जाता है इस प्रकार के सेंटेंस में, और नेवर, goes to the market। वह प्राय इफ एवर या कभी मार्केट जाती है, वह प्राय या कभी नहीं बाजार जाती है, मार्केट जाती है। ये उस सेंटेंस की कुछ हिंदी हुई। तो यहाँ पे इफ एवर भी ठीक है, यहाँ पे और नेवर भी ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ दिया गया तो वो इनकरेक्ट पार्ट हो गया। This new channel telecasts, सेल्डम का लेता हूं फिर से, this new channel यहाँ पे इफ एवर या और नेवर, सेल्डम और नेवर, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, न्यूज। This news channel seldom or never telecasts good programs। ये जो न्यूज चैनल है, ये कभी कभार या कभी नहीं अच्छे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करता है। तो यहाँ भी हम सेल्डम की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ लगने वाला कनेक्ट और नेवर, यानी और नेवर यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, इफ एवर यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्रोग्राम की स्पेलिंग ये जो लिखी है मैंने पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है। एक बार हम प्रोग्राम को कुछ भी लिखते हैं, PROGRA और PROGRA, दोनों ही स्पेलिंग सही है इंग्लिश में,
PROGRAMM, फर्स्ट वाली ब्रिटिश है और नीचे वाली अमेरिकन है, लेकिन दोनों ही भारतीय ग्रामर में एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप इस प्रोग्राम्स को यूं लिखा हुआ कहीं पाए तो उसमें कोई एरर नहीं है, दोनों पूरी तरीके से स्पेलिंग तौर पे करेक्ट। दिस राइट नाउ लिखो। अभी क्या कर रहे थे? चलो यस, सेल्डम और ओपन वैसे तो सिनोनिम है, लेकिन थोड़ा सा इनमें ये रहता है, जो काम थोड़े से फ्रिक्वेंटली वे पे जाते हैं हम वहां पर सेल्डम का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और जो काम थोड़ा सा रेयरली वे पे जाते हैं वहां पे हम ओपन का प्रयोग करते हैं। जैसे तो दोनों एक ही सेम टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओपन का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो कनेक्टिव का रूल है ये सेल्डम से रिलेटेड है, ये ओपन से इसका कोई कनेक्ट। यस, एनी मोर क्वेश्चन? देख लिया सबने? चलो देखो, अगला हमारा जो शब्द है दैट इज बिटवीन। अब बताओ जरा बिटवीन क्या है? नहीं, बिटवीन क्या, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बिटवीन का? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है ये ग्रामर का कौन सा भाग है, क्या कहते हैं इसको? क्या ये टेंस है, क्या ये नरेशन है, वॉइस है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, क्या है? पढ़ा था ना थोड़े दिन पहले, प्रेपोजिशन है ये। बिटवीन प्रेपोजिशन है और उसके साथ लगने वाला कनेक्टिव क्या होता है? एंड। अगर लगेगा तो एंड लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई नहीं। प्रेपोजिशन वाली पार्ट में भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंड कनेक्टिव के बारे में। बिटवीन के साथ टू का प्रयोग एरर के तौर पे वो दिया जाता है, जिसको हमें डिटेक्ट करना है, जिसको हमें हटाना है। देयर इज ए कंपटीशन एक प्रतियोगिता है, देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में कोई प्रतियोगिता हो रही है, के बीच का कोई कंपटीशन है। या देयर इज ए मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, देयर इज ए टूर्नामेंट बिटवीन मयूर डिफेंस एकेडमी एंड किसी और डिफेंस एकेडमी। तो बिटवीन नजर आ गया तो हमें यहाँ पर एंड नजर आना चाहिए। यहाँ पे टू बोथ दिया जाता है, बिटवीन राम टू श्याम। या जैसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि आवर क्लासेस आर हेल्ड, हमारी क्लासेस होती है बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए टाइम दिया जाता है कई बार, 9 बजे से लेकर, जैसे बिटवीन 9 AM एंड मान लो 4 PM तक आपकी क्लासेज होती है, 9 AM एंड 4 PM।
तो यहाँ पे टू बोथ दिया मिलेगा आपको, स्किप वर्ड है ना, टू बोथ दिया मिलेगा, यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए, जब बिटवीन आ गया तो हमें एंड मिलेगा। समय को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर टाइमिंग को आप यू देखते हैं कहीं तो ये ग्रामेटिकली एरर है दोस्तों, ध्यान रखें, ये पंक्चुएशन का एरर है। समय को एक सिंगल डॉट फुल स्टॉप के साथ दिखाया जाता है, यहाँ पे दो डॉट नहीं आनी चाहिए। वॉच में हम कई बार देखते हैं, हमें यही नजर आता है, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये इंग्लिश में गलत है, ये हमारा सही पार्ट हो। चलो आगे बढ़ता हूं। अनटिल और अनलेस, अनटिल या अनलेस, सबसे पहले दोनों ही जो शब्द हैं ये हमारे नेगेटिव वर्ड, ये दोनों ही नेगेटिव शब्द हैं, नेगेटिव शब्द, नकारात्मक। अनटिल और अनलेस दोनों की हिंदी है जब तक कि नहीं, हिंदी में यहाँ पे लिखूं जब तक कि नहीं। तो सबसे पहली बात, कोई भी नेगेटिव वर्ड होता है उसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, जो खुद अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है उसके साथ हम नोट नहीं लगा सकते। यानी अनटिल के साथ या अनलेस के साथ अगर हम कहीं नोट पाते हैं तो वो गलत है, वो वहां पे नोट नहीं आ सकता, वहां पे सिर्फ एरर पार्ट। दूसरी चीज, दोनों में समानता है, दोनों में भिन्नता भी है, इक्वल रूप में दोनों का प्रयोग किया जाता है। कई जगह एक वाक्य में दोनों सही माने जा सकते हैं, लेकिन कई बार जब दोनों दिए गए तो हमें वहां पे देखना होता है कि सच में यहाँ पे क्या आने वाला है। अनटिल जो होता है जब तक कि नहीं, ये समय सूचक है। अनटिल ये समय को इंडिकेट करता है, टाइम, समय सूचक है। और अनलेस जो है ये शर्त सूचक, किसी चीज को लेकर कोई कंडीशन है, यानी इसमें जो है कंडीशन वो टाइम को लेकर, और ये पूरा किसी टाइम से मतलब नहीं, बस एक किसी काम को लेकर एक कंडीशन को इंडिकेट वहां पर कर रहा है, शर्त सूचक। चलो एग्जांपल देखते हैं जरा। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट in the phase 2, in the phase second, unless you qualify the phase 1. You cannot participate in the phase 2, phase second unless you qualify the phase 1. अब कई बार यहाँ पे लगता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अभी आपने कहा था कि अनटिल और अनलेस के वाक्यों में नोट का प्रयोग नहीं होता है, और हमें इस पूरे वाक्य में, क्योंकि सेंटेंस तो एक ही है, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, अनलेस एक यहाँ कनेक्टिव का काम कर रहा है, तो पूरा एक सेंटेंस है, तो क्या यहाँ पे लगा हुआ कैन नॉट एरर है? क्या यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा? देखो यहाँ पे सही है, क्यों? मैंने कहा था कि अनलेस और अनटिल के साथ हमें नोट, पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में आपको दो स्टेटमेंट नजर आ रही है, दो बातें नजर आ रही है। पहली बात यह है कि तुम फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप फेज 2 में भाग नहीं ले सकते जब तक कि आप फेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर लो। मेरी हिंदी को सुनना, जब तक कि आप फेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर लो। हिंदी में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में नोट नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। ये जो हिंदी वाला नो है वो किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, यानी सेंटेंस में तो नहीं आएगा। जब तक कि आप फेज 1 को पास नहीं कर लेते, आप फेज 2 में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही हिंदी है, और इंग्लिश भी सही है, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या लिए बैठा है? नॉट। तो अनलेस यू डोंट क्वालिफाई द फेज 1, एक तो ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको कई बार डोंट मिल सकता है, अनलेस यू डोंट क्वालिफाई, तो यहाँ पे डोंट नहीं आएगा, वो एरर हो गया। और अगर डोंट नहीं है तो सेंटेंस सही है, और ये एक तरीके से कंडीशन हो, शर्त हो गई कि फेज 2 में जाने के लिए आपको फेज 1 पास करना ही पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन समय को लेकर।
डू नॉट लीव द क्लास अंटिल आई कम बैक। क्लास को ना छोड़े जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। तो वैसे तो इस वाक्य में हमें एक कंडीशन ही नजर आ रही है। कोई व्यक्ति ये कह रहा कि यार आपको क्लास से नहीं जाना जब तक कि वह वापस नहीं आता है, ये तो एक तरीके से कंडीशन ही होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन के साथ साथ एक टाइम का इंडिकेशन, डोंट लीव द क्लास अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस नहीं आता हूँ। किसी व्यक्ति का आना यहाँ पे एक टाइम इंडिकेशन हो सकता है कि वो व्यक्ति 5 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा। तो कई बार हमें साफ बिल्कुल सीधे तौर पे टाइम नजर नहीं आता, जैसे अंटिल अंटिल 5 o'clock, 5 बजे तक, ये भी हो सकता है। अंटिल 6 o'clock, ये भी हो सकता है। टिल भी एक वर्ड होता है जिसको अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो टिल और अंटिल के साथ एक तो सीधा सीधा टाइम दिया होता है, 5, 6, 7, 1 घंटा, आधा घंटा, तो बड़ा आसान है उसको लगाना। लेकिन जब इस प्रकार की सिचुएशन भी पैदा होती है तब भी हम उसको अंटिल में, डोंट लीव द क्लास, क्लास को ना छोड़े जब तक मैं वापस ना आऊं। जो मेरे आने का जो टाइम है वो यहाँ पे टाइम में काउंट होगा और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अंटिल। दिस राइट नाउ। COMPETITION, competition। COMPETITION, competition, competitive, COMPETITIVE, competitive nouns। Don't worry। Yes, yes, you can ask if you have any doubt।
चलो बच्चों बताओ, हो गया सबका? हैव यू डन? अगर कोई लिख रहा तो बताइए, टेल मी इफ समबडी इज राइटिंग। नो प्रॉब्लम, पीडीएफ सेव्ड है, अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट छूट जाए तो आप बाद में ले सकते हैं। ओके such age and such that। देखो, सो एज अपन ने पढ़ा था, एज एज भी पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं सच एज और सच डेट। सबसे पहले कंजंक्शन का लगना डिपेंड करता सेंटेंस, कनेक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये सेंटेंस बताता है कि सर सच के साथ एज लगेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यू आर सच ए स्टूपिड गाय, तुम बिल्कुल एक मूर्ख प्रकार के लड़के हो, इसमें कहीं कोई कनेक्टिव की आवश्यकता ही नहीं है। यू आर सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर आपने किसी से कहा इट इज सच ए नाइस रूम, सच ए ह्यूज बिल्डिंग, कहीं कंजक्शन नहीं लग रहा है। वाओ सच ए ह्यूज बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो सच ए का प्रयोग हम कहीं कर रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से, लेकिन सच के साथ जब हम एज लगाएंगे तो यहाँ पे होगा दोस्तों कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि तुलना। जब भी हमें तुलना करनी हो, जब भी हमें कंपैरिजन करना हो, देन वी कैन यूज सच एज। सच डेट की बात करें पहले से ना, सच डेट जहां पे कंपैरिजन नहीं होगा, सिंपली नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल यू आर सच ए स्टूपिड गाय, तुम बिल्कुल एकदम से मूर्ख लड़के हो, गाय यानी लड़का। यू आर सच ए स्टूपिड गाय, कहीं कोई कंजंक्शन नहीं लग रहा है। अब आप इसकी तुलना कर रहे हो उस व्यक्ति की किसी और व्यक्ति से, तुम बिल्कुल मूर्ख लड़के हो जैसे कि तुम्हारा दोस्त है, तुम अपने दोस्त की तरह बिल्कुल मूर्ख हो, तुम अपने भाई की तरह बिल्कुल मूर्ख, तुम अपने उस साथी की तरह बिल्कुल मूर्ख हो। तो मूर्ख बता के आपको और आपके दोस्त के बीच का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आर सच ए स्टूपिड गाय एज योर फ्रेंड, एज योर ब्रदर। तो यू आर सच ए स्टूपिड गाय एज योर फ्रेंड, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सच और एज के साथ, सच और एज के बीच में। जब कंपैरिजन नहीं हो, डायरेक्टली वी वांट टू से एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। देयर वाज सच ए नॉइज दैट I couldn't work properly. There was such a noise that I couldn't work properly. वहां पे बहुत ही ज्यादा आवाज थी, शोर शराबा था, नॉइज का मतलब होता है शोर शराबा, मैं वहां पे काम नहीं कर सका अच्छे से। I couldn't work properly. तो यहाँ पे सच है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन वाली कोई बात ही नहीं होगी। एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आया, देयर वाज सच ए नॉइज, ये बात यहाँ पे भी पूरी हो सकती है, मैं यहाँ भी फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। लेकिन जब हमें सेंटेंस में आगे बढ़ना है कि आई कुडंट वर्क प्रॉपर्ली, तो उससे पहले कंजंक्शन चाहिए, दैट इज दैट, राइट डाउन। Yes, yes, please quiet. Don't make a noise.
यू आर सो स्टूपिड। नो नो, देखो सच ए अलग चीज हो गई, सो अलग हो गया, ठीक है ना। अगर हम सो एज लेते हैं तो वो फिर पहले तो नेगेटिव स्टेटमेंट जाएगा, यू आर नॉट सो स्टूपिड एज योर ब्रदर, तो सो एज अलग हो जाएगा सेंटेंस, तो फिर सो आएगा तो फिर वहां पर एज आ सकता है। इसको अगर आप सो से बनाते हो तो नोट में ले लो, यू आर नॉट सो स्टूपिड एज योर ब्रदर, आप इतने मूर्ख नहीं हो जितना कि आपका दोस्त। एक्चुअली होता है क्या कि हमें इस स्टेटमेंट को देख के यहाँ पे चुनाव करना होता है। एरर जब भी देखो ना आप सेंटेंस में, तो यहाँ देखते हुए फिर वहां पे आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको देख के फिर यहाँ पे करेक्शन करें। एवरीबडी प्लीज लुक एट द बोर्ड। एरर का जो रूल होता है ना वो सब्जेक्टिव बेस से चलता है, यानी यहाँ से शुरू करके वहां पे हमें एरर देखना होता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है अब वही आगे सब कुछ तय करेगा। जैसे ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, वजेजन सिंगुलर है, सब कुछ सिंगुलर है, तो देख के फिर आगे एरर देख। कल को ऐसा कोई वाक्य आ जाए, मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, आप कहते हो सर एक काम करता हूँ मैं सब्जेक्ट को प्लूरल कर देता हूँ तो मैच हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो एरर डिटेक्ट ऐसे नहीं होता है। रूल क्या कहता है एरर डिटेक्शन का, आप यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट और फिर आगे एरर निकालिए, ठीक है ना। हाँ, शुरू में भी एरर हो सकता है, अगर कोई प्रीपोजिशनल या एडवर्बियल एरर है वो डिपेंड्स अपॉन द सेंस। अगर कोई वाक्य किसी एडवर्ब से शुरू होता है मान लो, ठीक है ना, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर कम्स द बस, यहाँ पे बस आती है। तो जिस प्रकार के वाक्य टेंस में हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, हियर कम्स द बस एक इंडिकेशन का वाक्य होता है, यहाँ बस आती है, आपने ये कहा तो इससे वाक्य शुरू हुआ है। ये तो वर्ब है, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, और हियर से वाक्य शुरू हुआ। ये सब्जेक्टिव पार्ट एक्चुअली, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट कह नहीं सकते क्योंकि ये तो वर्ब हुई। सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये क्या है, एडवर्ब है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूं या एडवर्ब को मैं चेंज कर दूं, हियर की जगह देयर तो आ सकता है, हाँ हियर की जगह मान लो हियर आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं THEIR तो क्या ये एडवर्ब है? नहीं, तो फिर ये यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट एरर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अगर वो एडवर्बियल है या कुछ और भी हो सकता है, जेरंड में भी हो सकता है। हाँ जनरली हम यहाँ देखते फिर हमारी एरर पार्ट का जस्ट हैव डन। चलो आगे बढ़ता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरफ। द रीजन इज और द रीजन वाई। ऐसा लगता है ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। द रीजन इज द रीजन वाई, द रीजन इज और द रीजन वाई के साथ शायद हमें किसी कनेक्टिव की आवश्यकता होती ही नहीं है, जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ हम यूज करेंगे। डोंट वरी डियर, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उनमें से 100% आपको कनेक्टिव का क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आता है तो। उसी पैटर्न को सबसे पहले हाईलाइटेड होगा। टेंस भी पढ़ेंगे तो 100% जो एक टेंस की सीट मैंने दी थी आपको शायद मिल गई, सबको सोल्व कर लिया, आंसर्स वगैरह देख लिए, तो इसके बाद में टेंस, नरेशन और वॉइस तीनों टॉपिक थोड़ा फ्रिक्वेंटली लूंगा, ठीक है ना। वॉइस की भी शीट दूंगा, 150 to 100 वॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे, 100% एक क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में मिल जाएगा। टेंस की जो शीट मिली है अगर आपने पूरा सोल्व कर लिया है और आप मेरे क्लास के दौरान उसको समझ लेना, डाउट से पूछ लेना, 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम पार्ट नरेशन का भी, ये वो टॉपिक्स है जो जरूर एग्जाम में पूछी जाते हैं। और वही हमारा ये कनेक्टिव का पार्ट है। द रीजन इज द रीजन वाई, अगर आपको कहीं नजर आए तो उसके साथ डेट का प्रयोग करें, उसके तुरंत बाद ये फ्रिक्वेंटली लगता है। द रीजन इज या द रीजन वाई, दोनों एक ही चीज। द रीजन इज द रीजन वाई, इसके बाद डेट लगेगा, दैट शी इज नॉट हियर।
वो यहाँ पे नहीं है। जो कारण है, द रीजन इज द रीजन दैट द रीजन वाई दैट इज नॉट हियर। ये कारण है कि वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं है कि ये कारण सेंटेंस के साथ भी हो सकता है। द रीजन इज द रीजन वाई दैट ही इज नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है। द रीजन इज द रीजन वाई दैट ही इज नॉट इंटेलिजेंट, या ही इज नॉट ओके, मेनी थिंग्स, ही इज नॉट फीलिंग वेल, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलो अगला एक शब्द और हमारा था, दैट इज बिकॉज। बिकॉज के साथ वो बिकॉज बहुत बोलते हैं हमारे यहाँ बच्चे, बिकॉज ये एक्चुअली बिकॉज होता है, बिकॉज है ना, क्योंकि। बिकॉज आज हमारे बच्चे जीडी के लिए भी गए, आई वी होप कि उनका सब अच्छे से हो। और अब तक 2 दिनों में जो ग्रुप डिस्कशन चले हैं, सारे बच्चे क्वालिफाई हुए जहां भी पढ़ रहे हैं। एक भी स्टूडेंट का मुझे मैसेज ये नहीं मिला कि सर आई एम डिस्क्वालिफाइड, तो अच्छी खबर है सबके लिए। और पीएफटी का जरूर था, सर मैं जीडी तक पहुंचा ही नहीं। ऐसे जरूर शरारती तत्व हैं जिनको मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ये मत कहना सर मैं जीडी तक नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 मैसेज आ गए, सर जीडी हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? मैं पुशअप्स में आउट हो गया। जीडी तो हुआ था, लेकिन ये कह रहा कि मेरा जीडी नहीं हुआ। और जो भी पहुंचे हैं वो अब तक सारे क्वालिफाइड है। देखते हैं हमारे बच्चों का क्या रहता है। 3 में से 2 का आज होने वाला है। बिकॉज 2 का ही है, बाय इवनिंग शाम तक पता चल जाएगा। बिकॉज, बिकॉज के साथ कौन सा कनेक्टिव आएगा बताओ जरा। मैं लिखने से पहले आपका व्यू ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो because he didn't invite me, so yeah, therefore, yeah, that is why. Because he didn't invite me, so therefore I was not there. चूंकि, हालांकि, क्योंकि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था इसलिए मैं वहां पे नहीं था। ये हमारा कुछ सेंटेंस है, इसलिए मैं वहां पे नहीं था। क्या मेरी हिंदी में इसलिए आ रहा है? क्योंकि, चूंकि, जो हम बिकॉज को कहते हैं, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया इसलिए मैं वहां नहीं था, और इसीलिए मैं वहां नहीं था। हम चाहे तो यहाँ पे दैट्स वाई भी देख सकते हैं एरर वाले सेंटेंस के तौर पे। यहाँ पे आपको दैट इज वाई जो हमने कल पढ़ा, दैट्स वाई। तो बताइए इनमें से कौन सा कनेक्टिव यहाँ सही है? कौन सा कनेक्टिव सही है? बिकॉज के साथ कौन सा कनेक्टिव सही है? नो कंजंक्शन। लेकिन एक कंजंक्शन यहाँ पे पंक्चुएशन कंजंक्शन लिया जा सकता है दोस्तों। कोमा भी कंजंक्शन है। मैंने जो हिंदी यहाँ पे लिखी है नो कंजंक्शन, ये पूरी तरह यहाँ सटीक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता डायरेक्टली नो कंजंक्शन, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पंक्चुएशन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जो कोमा मैंने बनाई है, कोमा भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्टिव ही तो है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे शब्दों वाले कंजंक्शन का रोल नहीं है दोस्तों। बिकॉज वाले वाक्यों में यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एरर पार्ट है, कुछ भी नहीं आएगा। सेंटेंस बनेगा बिकॉज ही डिडंट इनवाइट मी, फिर यहाँ पे लगेगा कोमा, आई वॉज नॉट हियर। बिकॉज वाले सेंटेंस में हमें सिर्फ कोमा नजर आएगी। प्लीज राइट डाउन। हाँ, THER,
हाँ हाँ, कम ऑन टेल मी, हाँ इश्यू चल रहा है क्योंकि उसने मुझे बुलाया नहीं तो मैं वहां नहीं था। पास्ट सेंटेंस चल रहा आपका, पास्ट एंड पास्ट। यस, हैव यू डन? पीछे वाले सभी, द यंग वन, वेरी यंग बॉय इन द क्लास, हाउ ओल्ड आर यू? क्या एज आपकी? एज क्या है आपकी? 17, ओके, लुक वेरी यंग। देखो यंग का मतलब है हमेशा जवान नहीं होता है, यंग का मतलब छोटा भी होता है, ठीक है ना? कोई फाइव फेस या कुछ इस तरीके से, दे लुक यंग। चलो यहाँ जाओ, नो सूनर। चलो नो सूनर की हिंदी बताओ जल्दी से, टेल मी द हिंदी ऑफ नो सूनर। व्हाट इज द हिंदी ऑफ नो सूनर? अब सून एक वर्ड है, एडवर्ब है, ठीक है ना? सून का मतलब होता है जल्दी, तो क्या सून के जैसा ही सूनर होता है? नो सूनर का मतलब होता है जो ही, यहाँ पे सून वाला जल्दी वाला का मतलब नहीं है, और शायद नो सूनर को आप ये मान लो कि जल्दी नहीं, क्योंकि नो आ गया, ऐसा नहीं है, जो ही, जैसे ही हम कहते हैं ना, जो ही मैं वहां गया इतने में ये काम हो गया, ठीक है ना? नो सूनर के साथ लगने वाला कनेक्शन है। जरा नजर बोर्ड पे टिकाए रखो दोस्तों, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, खाली देन से काम नहीं चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको जहां भी मिले, प्रैक्टिस सेशन जहां भी मिले, ये जरूर नजर आ सकता है आपको। और इसमें जो एरर होते हैं वो दो तरीके से पूछी जाती है। पहला एरर है दोस्तों देन वाला, कि नो सुनर के साथ टी एच ई एन देके, वेन देके या कुछ और देके एरर लिया जाता है। दूसरा है नो सुनर का फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है वाक्य की बनावट। नो सुनर कहता है कि मैं इसी सांचे में ढलूंगा, मेरा ये बनावट होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से मेरे एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड आई रीच एट द स्टेशन then the train left, then the left या came, चलो गाड़ी आ गई, और came के बजाय अगर हम यहाँ पे चाहें तो अराइव्ड कह सकते हैं, ट्रेन के लिए अराइव्ड और बेटर। ट्रेन का आना और जाना रीच, अराइव या फिर लीव हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, नो सूनर had I reached at the bus stand
then the bus left. No sooner I reached the station then the left. दोस्तों एक बार तीनों सेंटेंस की तरफ देख लो जरा, और आपको तीनों में कॉमनली नो सूनर और देन नजर आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, जब भी हमें नो सूनर नजर आए हमें सेंटेंस में क्या देखना है, देन देखना है। फिर नो सूनर क्या कहता है कि मेरे साथ आपको सेंटेंस की जो बनावट है उसमें ये पार्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। पहले काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ कैसे हम बनावट बनाए, क्या टेंस है, नो सूनर आई रीच्ड, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को लेना होता पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब आ सकती है। डिड यू कम, हम कुछ इस प्रकार की बेसिक सेंटेंस की अगर बात करें, डू कम, तो हेल्पिंग वर्ब पहले कुछ ऐसा। देखो सिंपली हम मान सकते हैं कि नो सूनर के बाद में आपको एच भी लेनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब निकलेगी। ये जो बनावट आपको नजर आ रही है कि नो सूनर के बाद में मैंने डिड लिया, उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट आई यू भी लिया, उसके बाद में मैंने मेन वर्ब लिया, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस बना जहाँ पे हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यू कह दूं, नो सूनर रीच्ड, नो सूनर आई रीच्ड, जैसा मैंने ये लिया, या नो सूनर रीच्ड आई, अगर यू भी लूं तो सेंटेंस पूरी तरीके से हमारा एरर होगा। इस वाक्य में जो एरर पार्ट है वो एक्चुअली ये हिस्सा आपको एरर में नजर आएगा। ठीक है ना, इसको जब तक डिड आई रीच में ना लिखूं तब तक सही नहीं होगा। क्यों डिड आई रीच आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी हमें पास्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो सेंटेंस एक टेंस में चलता है, स्ट्रक्चर उसका एक टेंस में चलता है। तो यहाँ पे मैंने पास्ट लिया, नो सूनर डिड आई रीच एट द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। जैसे ही जो ही मैं बस स्टैंड पहुंचा इतने में गाड़ी चली गई। अगला वाक्य मैंने पास्ट परफेक्ट का लिया, तो उसके साथ भी हम पास्ट सिंपल ले सकते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड, हैड और रीच्ड क्या पास्ट परफेक्ट टेंस, एट द बस स्टैंड देन द बस लेफ्ट, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल टू पास्ट सिंपल होता है, पास्ट परफेक्ट टू पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, ये टेंस में आप लोगों ने सीखा है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज एरर, यहाँ पे एरर की वजह मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये नहीं बनेगा, तो मुझे इस तरीके से लेना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई बच्चा जो नहीं समझा? क्लियर? ठीक, देखो आराम से। क्या लिखना? मैं समझा नहीं आपका क्या क्वेश्चन। नहीं, ये आपकी इच्छा, आप लिखो, मतलब ये एरर पार्ट है, आप इस पे लिख सकते हो, ये सेंटेंस इनकरेक्ट आप ही लिखो, ताकि आपको पता रहे कि गलती क्या हो सकती है। ये तो आगे चल के क्या होगा, आप भूल जाओगे, और आप सिर्फ नो सूनर और देन पे फोकस करो। ये आपका इंटेंशन है, आप लिखो कि नहीं लिखो, आपके नोट्स आप कैसे बनाते हो, बट जब ये सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा यार ये गलत कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो बकायदा क्रॉस करो, एरो बनाओ, आप नो डाल के हिंदी में भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में आप लिखना चाहे तो। What happened?
चलो डियर्स, एनी क्वेश्चन? एक रूल और ले लेते हैं, ठीक है? ओके ओके फाइन, यू कैन राइट डाउन। ओके, लगभग ये टॉपिक कवर है, एक दो तीन रूल और है, कल 5-10 मिनट में हो जाएगा ये। चलो एक रूल में और ले लेता हूं अभी के लिए। देखो, लिस्ट शुड, साइलेंस प्लीज, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है और के साथ आपको शुड नॉट वो देखने को मिलेगा। लिस्ट की जो हिंदी है, लिस्ट नहीं ध्यान रखना, एक होता है LEST लिस्ट, लिटिल, लेस और लिस्ट। लिटिल एक एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव फॉर्मेशन लेस भी होता है, लेसर भी होता है, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव। लेस के साथ देन लगता है, लेसर के साथ कुछ नहीं लगता है, और सुपरलेटिव लिस्ट होता है। ये लिस्ट है, LEST लिस्ट, ठीक है ना? नहीं तो इसकी हिंदी होती है नहीं तो, जैसे हिंदी हम कह सकते हैं नहीं तो, लिस्ट, और नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है? नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है तो फिर यहाँ नोट का कोई काम नहीं है, जैसा आप समझ चुके, शुड नोट नहीं आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सेंटेंस दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि फ्रेमिंग को लेकर कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जानी चाहिए, जैसे हिंदी, बट इसकी हिंदी होती है मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे नोट हमें नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना, ये आया हुआ था लास्ट ईयर एयरफोर्स में था शायद, तो लिस्ट जब नजर आए तो साथ आपको सिर्फ और सिर्फ शुड लगाना है, स्टूडेंट या कोई और कनेक्टिव नहीं आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, प्रीपोजिशन का, ठीक? इनटू, हाँ एक मिनट बच्चों साइलेंट प्लीज, डोंट मेक ए नॉइज, कब लिखो, हाँ आई एंटर द रूम आएगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, इन और इनटू नहीं आएगा। अगर हम फिजिकली कहीं प्रवेश करें, हेलो डियर्स, डोंट मेक ए नॉइज, हाँ अगर हम वहां पे फिजिकली कहीं एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा, आई एंटर द डेंजर जोन, है ना? लाइफ की सिचुएशंस की अगर हम बात करें कि जीवन में इतना भयानक पल आया कि मैं डेप्थ में आ गया, कर्ज में आ गया, तो सेंटेंस कहेगा, तो फिर हम इनको लगाएंगे एंटर के साथ। अब आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं डेंजर जोन में गया, तो आई एंटर द डेंजर जोन, या इनटू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि आप फिजिकली एंटर हुए या सेंसली बनी। ओके,